जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक है? और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स 1 वीक बाद एग्ज़ाम्स हैं हमारे, आई मीन इसके बाद 1 वीक है हमारे पास। तो मैंने कल बात की थी कि मैं थोड़े से आपको ऐसे टॉपिक्स कराऊँगा जो कि ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल है, जिनके लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। और इसके अलावा वो मैं जो कराने की कोशिश करूँगा, जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए पढ़ना एट लीस्ट 1 दफ़ा ज़रूरी है, ठीक है? तो चलो जी, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखते हैं अगर आपने कोई क्वेश्चन किसी ने किया है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है जी, फिर से लॉकडाउन। जी बेटा, फिर से लॉकडाउन, क्या कर सकते हैं अब? वो ही दुआ करें, अल्लाह खैर करे। चलें, ये अच्छी बात है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो पहले ही ऑनलाइन शेड्यूल थे, तो शायद हमें एग्ज़ाम्स की वजह से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिल देखें, अब 28 तारीख तक तो वैसे ही सब कुछ बंद है। स्कूल्स की अभी बात हुई है, यूनिवर्सिटीज़ की तो मेरा ख़्याल है अभी तक बात नहीं हुई, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया यूनिवर्सिटीज़ का। बट यही देखने में ट्रेंड आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स दे ऑलमोस्ट फॉलो ईच अदर अप रिगार्डिंग दिस पॉलिसी, दे फॉलो अप ईच अदर। और इसके लिए अभी यूनिवर्सिटीज़ की तो कोई इंटीमेशन नहीं आई, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एग्ज़ाम्स आपके मेरा ख़्याल है शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम्स में कोई रद्द-बदल नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आवाज़ कम बेटा, जो मैं आराम से बोल रहा था ना, अब ज़रा ऊँचा बोल लेता हूँ। चलें जी, सो लेट्स स्टार्ट। और कल हमने लिमिटेशंस ऑफ सीवीपी की थी। मैंने गलती से आपके साथ लिंक दूसरा शेयर कर दिया था। तो वो मैं लिंक अभी दोबारा कल वाला शेयर कर दूँगा। कल अनफॉर्चुनेटली तो सारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और दूसरा ये कि था भी बेसिकली एक ओवरव्यू और थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल हमने बातें की थी रिगार्डिंग सीवीपी, उसकी लिमिटेशंस और उसकी इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकेबिलिटी उसकी, कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है वो। तो एक रैप अप था, 15 मिनट का एक था, वो वीडियो बन गई थी, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और आज स्टार्ट करते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग वैसे तो ना एक बड़ी ही ब्रॉड फील्ड है, और ये आप यकीन माने पूरा सेमेस्टर आपको सिर्फ रेलेवेंट कॉस्टिंग ही कराई जाए ना, वो भी कम है, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा और डिसीजन मेकिंग, दिस इज टोटली डिसीजन मेकिंग। रेलेवेंट कॉस्ट जो है, इसको डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कॉस्टिंग भी कहें अगर तो गलत ना होगा, क्योंकि ये डिसीजन लेते वक्त आप रेलेवेंट कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। किसी भी टाइप का कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन लेते वक्त आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स, टाइम कंस्ट्रेंट्स, हम ये सिर्फ इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ही ले पाएंगे। और चलो, वो भी अगर लेने तो बड़ी बात है। तो स्टार्ट करते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग से। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्टिंग, आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा, इज अ कॉस्ट या इज कैलकुलेशन ऑफ अ कॉस्ट दैट इज रेलेवेंट। एंड व्हाई, व्हाट डू वी मीन बाय रेलेवेंट? और रेलेवेंट का मतलब होता है कोई चीज जो कि लॉजिकली हम एसोसिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट से या पर्टिकुलर डिसीजन से, तो उसको हम कहते हैं ये रेलेवेंट है। ठीक है, इंसान भी रेलेवेंट हो जाते हैं, यानी उनको हम कंसिडर करते हैं, किसी को अगर एसोसिएट करते हैं अपने साथ तो वो हमारे लिए रेलेवेंट है, हम जिनको एसोसिएट नहीं करते वो हमारे लिए इरेलीवेंट है। सो इट इज बेसिकली द एसोसिएशन, कि आप किस चीज को एसोसिएट करते हैं, दैट बिकम्स रेलेवेंट टू यू। सिमिलरली कॉस्टिंग में भी, क्योंकि आपके जो डेली की ट्रांजैक्शंस हैं उनमें बेतहाशा डिफरेंट किस्म की कॉस्ट्स होती हैं, और वो सारी की सारी कॉस्ट्स आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मतलब उनको एसोसिएट करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये बेवकूफ़ी कह लें, बेवकूफ़ी तो नहीं लेकिन ज़रूरी नहीं है, अक्लमंदी यही है कि उनको एसोसिएट ना किया जाए। और वैसी कॉस्ट्स हमारे लिए इर्रेलेवेंट कॉस्ट्स होती हैं, यानी दे आर नॉट एसोसिएटेड विद आवर डिसीजंस। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर मेकिंग सम डिसीजंस, और उन डिसीजंस की कुछ कॉस्ट इम्प्लीकेशंस होती हैं, और वो जो कॉस्ट इम्प्लीकेशंस हैं, वो कौन सी कॉस्ट इम्प्लीकेशन कंसिडर करनी है और कौन सी नहीं करनी, दिस इज व्हाट रेलेवेंट कॉस्टिंग इज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इट इज अबाउट डिसीजन, और कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन होता है
उसकी मॉनेटरी इम्प्लीकेशंस होती हैं, उसकी कॉस्ट्स होती हैं, इवन रेवेन्यू में भी रद्दोबदल आता है, कॉस्ट्स में भी रद्दोबदल आता है। सो ऑल दोज व्हिच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिसीजन आर रेलेवेंट कॉस्ट्स या रेलेवेंट रेवेन्यू एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ से कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसको मैं फर्दर फिनिश करता हूँ, इस डेफिनेशन को बेहतर बनाता हूँ आपके लिए। तो मैंने दो लफ्ज का बार बार इस्तेमाल किया, ठीक है, कॉस्ट एंड डिसीजन, कॉस्ट एंड डिसीजन। तो इसी डेफिनेशन को रेलेवेंट कॉस्ट की अगर मैं बेहतर करूं तो वो ये बन सकती है दैट इट इज द कॉस्ट या रेलेवेंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट is affected या that affects the decision we are going to make. Any cost that affects the that is affected by or that affects our decision is known as relevant cost, क्योंकि वही एसोसिएटेड होगा जो उसकी वजह से अफेक्ट हो। अफेक्ट का मतलब कम या ज्यादा हो। तो ऐसी कॉस्ट जो कि कम या ज्यादा होती है आपके डिसीजन की वजह से, ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो या ये आपको एक बेहतर डेफिनेशन के सूरत में रेलेवेंट कॉस्टिंग का मतलब मिल गया। तो याद रखिएगा दो लफ्ज, डिसीजन एंड कॉस्ट। हर कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती, हर कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती, और उसको अगर आप अपने डिसीजन के अंदर इंक्लूड करेंगे तो आप यहाँ पे वाकई में बेवकूफी करेंगे, आप बेवकूफी करेंगे, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना दो तीन बड़ी एक दो कंपनीज की और एक दो आपको आपके रूटीन की एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बेटा यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं एमबीए के लिए, फॉर एग्जांपल इसके बाद देखेंगे, और आप कहेंगे जी यूनिवर्सिटीज की फीस क्या है। ठीक है, आप कहेंगे या आप क्राइटेरिया बना लेंगे ना यूनिवर्सिटी का कि यूनिवर्सिटी में इतने टीचर्स होने चाहिए, इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप कहते हैं जी अगर मैं लाहौर में जाता हूँ, लाहौर के कैंपस में जाता हूँ और वहां पे फीस है जी फॉर एग्जांपल इतनी है, 20,000 है, 40,000 है या जितनी भी है फीस, और साथ यहाँ पे अगर मैं गुजरावाला ही रहता हूँ तो यहाँ पे भी कितनी फीस है, 40,000 ही फीस है। सेम फीस है, फीस तो सेम है पंजाब यूनिवर्सिटी की हर जगह। अच्छा, फिर लाहौर जब मैं जाता हूँ तो मेरा हफ्ते में एक चक्कर आने जाने का लगेगा, जिसपे मेरा 1,000 रुपया किराया लग जाएगा। अच्छा, अगर मैं गुजरांवाला रहता हूँ तो मेरा जो गाड़ी का पेट्रोल है या बाइक का पेट्रोल है तो वो भी 1,000 रुपये का लग जाएगा, बाइक का पेट्रोल मेरा। फिर वहां पे जब रहूंगा तो हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे हॉस्टल के एक्सपेंसेस नहीं है। वहां पे खाने पीने पे इतना पैसा लग जाएगा, यहाँ पे खाना पीना मुफ्त है क्योंकि घर का खाना पीना है, वो कौन सा पैसे देने हैं आपने। लेकिन साथ ही आप ये भी कहते हैं कि अगर उधर मैं रहूंगा तो मैं शॉपिंग बहुत ज्यादा करूंगा लाहौर में। अगर मैं लाहौर में जाऊंगा तो मैं शॉपिंग करूंगा इतने की, और फिर दोस्तों के साथ जो है आवारागर्दी करूंगा, और ये वो सारी आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आप उस शॉपिंग को और आवारागर्दी को भी अपनी कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये जो आपने कॉस्टिंग की है इसके अंदर रेलेवेंट कॉस्ट भी थी, इररेलेवेंट कॉस्ट भी थी। रेलेवेंट कौन सी थी? सबसे पहले फी। फी इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। व्हाई? इट इज रिलेटेड टू योर डिसीजन, इट इज रिलेटेड टू योर डिसीजन। अगर आप पढ़ने का यहाँ डिसीजन नहीं लेते तो आपको ये 40,000 फीस नहीं देनी पड़ती। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी गुजरांवाला से आने जाने की,
दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट कॉस्ट, क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे लाहौर जाने का तो आपको ये जो कम्यूटेशन बिटवीन द टू सिटीज कॉस्ट है ये नहीं पड़ेगी आपको। ये क्यों पड़ी आपको? क्योंकि आपने डिसीजन लिया कि यू आर गोइंग टू लाहौर फॉर फर्दर स्टडीज। अच्छा, इसी तरह मेस का खर्चा जो है वो भी आपका डिसीजन पे ही डिपेंड करता है कि अगर आप यहाँ पे लाहौर में हॉस्टल का सॉरी जो खर्चा है, तो हॉस्टल अगर आप आते हैं तभी आएंगे जब आप यहाँ पे पढ़ने का फैसला करेंगे, और अगर आप फैसला नहीं करते पढ़ने का तो आपको हॉस्टल की कॉस्ट नहीं पड़ेगी क्योंकि आप वहाँ पे रह ही नहीं रहे, और वहाँ पे नहीं आएंगे तो ये हॉस्टल की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो आवारागर्दी की कॉस्ट है और ये जो बाहर से खाने पीने की कॉस्ट है, घूमने फिरने की कॉस्ट है, शॉपिंग की कॉस्ट है, ये अगर आप नहीं भी फैसला करते लाहौर में पढ़ने का तो ये कॉस्ट आपको फिर भी इनकर होगी, क्योंकि आवारागर्दी तो आपने वहां पे भी करनी है, और आप पढ़ने के अलावा भी अगर कभी लाहौर जाएं या कहीं और जाएं तो आवारागर्दी या खाने पीने की इधर तो हमने वो खर्चा करना ही करना है। शॉपिंग भी हमने गुजरांवाला में भी करनी है, और लाहौर में वैसे भी अगर जाए तो हम शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। तो ये जो दो कॉस्ट थी ये एक्स्ट्रा या इररेलेवेंट कॉस्ट थी, ये आपके डिसीजन की वजह से नहीं पड़ेंगी। अगर आप फैसला कर रहे हैं लाहौर आने का, यहाँ पे आके पढ़ने का, तो आप इन कॉस्ट को ना जहन में रखिएगा, क्योंकि दीज आर नॉट रिलेटेड टू योर डिसीजन ऑफ स्टडिंग इन लाहौर। यानी अगर आप लाहौर में नहीं भी पढ़ेंगे तो ये कॉस्ट आपको वैसे भी किसी न किसी फॉर्म में पड़ जाएंगे, या तो गुजरांवाला में, या वैसे कभी लाहौर आएंगे तो ये कॉस्ट तो आपको पड़ ही जाती है। तो ये कॉस्ट इररेलेवेंट कॉस्ट है। रेलेवेंट कौन सी है? वो कॉस्ट जो आपके उस डिसीजन की वजह से पड़े, वो कॉस्ट जो कि आप अगर ये डिसीजन करेंगे तभी इनकर होंगी वरना नहीं होंगी, या अगर आपके डिसीजन या ये आपके डिसीजन की वजह से ही बढ़ेंगी या कम होंगी, तो ये कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे आप रेलिवेंट कॉस्ट को ही कंसिडर करेंगे। थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा पैसे की तरफ आते हैं, बिजनेस की तरफ। आप लोगों ने मिसाल के तौर पे आप लोगों को कमाने का जोश चढ़ा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आपने एक अकेडमी खोल दी थी। आपने एक अकेडमी खोल ली, और ये जो अकेडमी है, आपने कहा मैं एक अकेडमी खोलता हूँ या खोलती हूँ, और इस अकेडमी के अंदर है 2 रूम्स की फैसिलिटी है, और आपका जो किराया है दैट इज ₹5000 पर रूम। जो बिल्डिंग जिसमें आपने एकेडमी खोली है उसके साथ आपका ये मुआहिदा हुआ है। अब इसके अलावा आपको चेयर्स चाहिए होंगी, तो चेयर्स में जी आपको चाहिए टोटल, फॉर एग्जांपल अगर 50 चेयर्स चाहिए आपको, लेकिन इस 50 में से 30 आपके पास मौजूद है। 30 आपने ऑलरेडी खरीद ली हुई हैं, 20 मोर नीडेड, 20 कुर्सियां आपको मजीद चाहिए। ठीक है, इस सिनेरियो को आपने इमेजिन करना है कि आप एक एकेडमी खोलने जा रहे हैं और आप कॉस्टिंग कर रहे हैं कि अगर मैं एकेडमी खोलूं तो मुझे कितने पैसे पड़ेंगे। ठीक है, और जो पर चेयर कॉस्ट है वो है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पर चेयर की कॉस्ट है। अच्छा, सिमिलरली ये बिल्डिंग की बात थी। अच्छा, फिर आपको जी वाइट बोर्ड्स चाहिए, और वाइट बोर्ड्स आपको चाहिए 3, और 2 कमरों के लिए और 1 बाय नोटिस के लिए।
और ये व्हाइट बोर्ड जो है इनमें से आपके पास एक मौजूद है, एक आपके पास मौजूद है। आपने कभी बच्चों को पढ़ाया था घर में या किसी दोस्त ने आपको गिफ्ट किया था किसी भी सूरत में, वो आपके पास एक मौजूद है और 2 मोर नीडेड। और एक बोर्ड की जो कीमत है वो है 2000 रुपए। ठीक है। इसके अलावा आपको स्टेशनरी जो है वो चाहिए 10 मार्कर चाहिए। और इसमें से आपके पास आपने टीचरों से ले लेके जो है ना, अगर सीआर खोल रहा है तो सीआर जो है वो टीचरों से ले लेके उसके पास मौजूद है। परचेज तो नहीं, स्टोलन ही कहूंगा मैं। और 7 मोर नीडेड। ठीक है। और 1 मार्कर इज इक्वल टू 100 रुपीज। 1 मार्कर इज इक्वल टू 100 रुपीज। अच्छा जी, ये आपकी अच्छा फिर यू नीड टीचर्स या स्टाफ चाहिए आपको। और आपको चाहिए जी टीचर्स। और आपके पास इस टाइम कोई भी नहीं है। और एक टीचर जो है, यार ये मसला होता है ना न्यूमेरिकल का, कि इसमें टाइम बड़ा लग जाता है। 3 टीचर 0 अवेलेबल। और एक टीचर की जो सैलरी है वो 5000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट। अब आपको कहा जाता है कि कॉस्टिंग करो। आप लोग बैठेंगे कॉस्टिंग करना शुरू करेंगे कि हमने एकेडमी खोलनी है। इस सिनेरियो की अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। आप जब कॉस्टिंग करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है रेलेवेंट कॉस्टिंग को, याद रखिएगा। लेकिन आप लोग करेंगे क्या, कुछ गलतियां भी करेंगे इसमें। सबसे पहले आप कहेंगे जी बिल्डिंग। अच्छा जी, बिल्डिंग जो है वो हमें 2 कमरे चाहिए। और 2 कमरों की जो का रेंट है वो है 10,000। तो ये आप मंथली कॉस्टिंग कर रहे हैं तो 10,000 रेंट। क्या ये रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है। अगर आप एकेडमी खोलने का फैसला ना करते तो आप लोगों ने बेटा वहां पे वो जानवर बांधने के लिए थोड़ी कमरे चाहिए आपको, आप कमरे ही ना लेते। मतलब ये आप जगह ही ना रेंट आउट करते। अगर आपको बिल्डिंग नहीं खोलनी थी तो आप वैसे ये शुगल के लिए थोड़ी जगह रेंट आउट करके बैठते। ये आप इसीलिए जगह लेंगे, रेंट इसीलिए देंगे, ये 2 कमरे इसीलिए बुक करेंगे क्योंकि आपको बेसिकली ये एकेडमी खोलनी है। ठीक है। अगर आपका ये डिसीजन अगर हाँ का होता तभी आपको कॉस्ट पड़ती, ना का होता तो कॉस्ट ना पड़ती। ठीक है। अच्छा, सेकंडली चेयर्स की अगर बात करें, ये अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट शुरू होता है। 50 चेयर्स चाहिए। 50 चेयर्स में से एक चेयर है 1000 की। तो आप कहेंगे कि हमें बेसिकली 50,000 रुपीज चाहिए चेयर्स के। तो बेटा यहाँ पे आपने की पहली गलती। आपको बेसिकली 50,000 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 20 चेयर्स। जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो है 20,000 की। यानी आपके इस डिसीजन की वजह से एकेडमी खोलनी है या नहीं खोलनी, इसकी वजह से आपको 20,000 रुपया चेयर्स की मद में खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि 30,000 तो आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। एकेडमी ना भी खोले अब आपको ये 30,000 ऑलरेडी पड़ चुका हुआ है।
एकेडमी खोलने ना खोलने से फर्क नहीं पड़ता, ये 30,000 अब आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। So just remember, in this case आपकी जो ऑलरेडी परचेज चेयर्स हैं वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी। जस्ट रिमेंबर इट। और मैंने आपको उसकी रीजन बता दी, क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है, वो आपके डिसीजन के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना। अगर हम ना भी खोले अकेडमी, ये तो पड़ गया हुआ 30,000 रुपए, ये तो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये इरेलीवेंट है। सिमिलरली व्हाइट बोर्ड्स की अगर बात करें, तो आपने 3 व्हाइट बोर्ड्स खरीदने आपको चाहिए थे। आप क्या करेंगे, 3 इंटू 2 6,000 कर देंगे, क्योंकि ये 3 व्हाइट बोर्ड चाहिए, एक व्हाइट बोर्ड जो है वो 6,000 का 2,000 का है। तो बेटा ये भी आपने फिर गलती की। इन 3 में से एक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपको 2 और चाहिए, 2 व्हाइट बोर्ड्स, आपको 2 व्हाइट बोर्ड्स चाहिए, और उसके लिए 2 इंटू 2,000 4,000 की कॉस्ट पड़ेगी। एंड सिमिलरली मार्कर्स भी आपको 7 और चाहिए, 7 इंटू 100 यानी 700 रुपए के मार्कर्स आपके आ गए। अच्छा, और टीचर्स जो हैं वो कोई भी नहीं अवेलेबल, तो सारे के सारे आपको हायर करने पड़ेंगे, और टीचर्स जो है उनके लिए आपको 5,000 इंटू 3 ये 15,000 की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब अगर आप टोटल करेंगे कि यार मुझे एकेडमी शुरू करने के लिए टोटल कितने चाहिए पैसे, तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 700 प्लस 15,000, ये आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए 30, 34,000, 49,000 एंड 700, 49,000 एंड 700 ये आपको चाहिए जी, ये एकेडमी शुरू करने के लिए। और अगर आप रेलेवेंट कॉस्टिंग ना करते, तो आपने 30,000 रुपया मजीद ऐड कर लेना था, ये तो है रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है जी, ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है। लेकिन अगर आप गलतियां करते, जो कि हम अमूमन करते हैं कॉस्टिंग करते वक्त, तो आपने इसमें 30,000 रुपया ऐड कर लेना था, 49,700 में आपने 30,000 रुपया चेयर्स का इजाफी ऐड कर लेना था, और 2,000 रुपया व्हाइट बोर्ड का ऐड कर लेना था। आपने वो सारी चीजें ले लेनी थी जो आपको चाहिए थी, 300 मार्कर्स का ऐड कर लेना था, तो आपकी कॉस्ट बन जानी थी 82,000। फिर आपने पता क्या करना था, आपने कह रहा था भाई ये तो बहुत महंगी अकेडमी, हम खोलते ही नहीं। 82,000, अब डिसीजन अगर लेना हो तो आपने ये देखना है कि आपको 49,700 कॉस्ट पड़ेगी अकेडमी स्टार्ट करने की, ना कि 82,000 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी, ना 82,000 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी। तो आपका डिसीजन ही बदल सकता है, इतना फर्क आ जाता है रेलेवेंट और इरेलेवेंट कॉस्टिंग में। तो अगर आपसे पूछा जाए अकेडमी स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो आप शायद कह देते 82,000, बट based on the context, based on the circumstances, you actually need 49,700. This is the relevant cost. And ये आपकी एक्स्ट्रा जो है 50,300, ये irrelevant costs है, ये आपको इनकर नहीं होनी आपके इस फैसले की वजह से, या तो ऑलरेडी हो चुकी है, या तो ये पढ़नी पड़नी है आपको। अच्छा, सो ये एक बड़ी बेसिक एग्जांपल थी, इसको थोड़ा सा एडवांस में करता हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ जी, बल्कि इसके अंदर ना थोड़ा सा मैं चेंज लाता हूँ इस एग्जांपल के अंदर।
अच्छा, आपकी एकेडमी, आप जब कमरा लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल, ये गौर से सुनिएगा एग्जांपल, आप जब रूम लेने गए बिल्डिंग वाले से बात करने, तो उसने कहा जी कि मैं आपको 2 रूम्स अलहदा से नहीं दे सकता, सॉरी। मेरे पास 3 कमरे हैं और वो तीनों मैंने इकट्ठे ही देने हैं, क्योंकि मेरे से फिर 1 कमरा कोई नहीं लेगा। 1 कमरे वाला कोई बिज़नेस नहीं आएगा मेरे पास। तो मैं आपको 3 कमरे दूँगा। मैं आपको 3 कमरे दूँगा। ये उसने आपको कैटेगोरिकली बता दिया। आपके पास और कोई चारा नहीं था, आपने कहा चलो ठीक है, 1 कमरे में कुछ और कर लेंगे, कोई हम या खाली छोड़ देते हैं, 1 कमरा हमें चाहिए। क्या कर सकते हैं? तो आपको अब रेंट कितना देना पड़ रहा है? 15,000, वेदर यू आर यूजिंग दैट रूम और नॉट। आपको अब रेंट देना पड़ेगा 15,000, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 54,700, ठीक है? ये स्टार्टिंग की कॉस्ट है। फिर आपकी अकेडमी बढ़ गई, आप आहिस्ता-आहिस्ता आपने कहा जी कि अब मेरी अकेडमी बढ़ गई है, अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ। आपने कहा कि मैं एक और रूम स्टार्ट कर देता हूँ, 2 रूम्स में ऑलरेडी क्लासेस हो रही हैं, एक तीसरा रूम भी स्टार्ट कर देते हैं हम और उसके अंदर भी एक क्लास ऐड अप कर लेते हैं। और साथ ही आपने कहा कि मुझे, चलिए मैं ये लिख देता हूँ, आपने एक्सपेंशन करनी है, ठीक है? एक्सपेंशन हम इसको कहते हैं। एक्सपेंशन में आपको एक रूम चाहिए और एक उस रूम के साथ चेयर्स कितनी आएँगी? 20 चेयर्स आपको चाहिए और साथ ही आपको एक टीचर और चाहिए। एक टीचर और चाहिए। तो अब फैसला ये करना है कि हम इस एक्सपेंशन में हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी? व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कॉस्ट फॉर दिस एक्सपेंशन? या अब 3 कमरों वाली अकेडमी की कॉस्ट क्या पड़ेगी हमें? तो बेटा याद रखिएगा, ये 54,700, इसमें से ₹1 भी आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएँगे, क्योंकि दिस इज़ इर्रेलेवेंट कॉस्ट। ये कॉस्ट आपने ऑलरेडी जब अकेडमी स्टार्ट की थी, लगा चुके हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, एक रूम ऐड करना है, 20 कुर्सियाँ ऐड करनी है और एक टीचर ऐड करना है। ऐसा ही करना है? चलें, अब यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट देता हूँ। 20 चेयर्स की क्या प्राइस होगी जी? पर चेयर ₹1000 है, 20,000 आपको चेयर्स की मद में चाहिए, 5,000 आपको एक टीचर की मद में और चाहिए। 25,000 आपको चेयर्स और टीचर चाहिए। रूम का कितना आपको किराया पड़ता है? 5,000 पर रूम। तो ये टोटल आपके ख्याल में आपको 30,000 और चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रूम है, ये जो रूम है बेटा, ये ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद था। आप ऑलरेडी इस रूम का किराया दे रहे थे। ये ऑलरेडी आपकी कॉस्ट का पार्ट है। आप इस रूम को इस्तेमाल करें या ना करें, आपको इस रूम का किराया देना था, क्योंकि आप दे रहे थे और आगे भी देंगे। तो ये जो नई क्लास आप ऐड करने जा रहे हैं, ये क्लास में जो रूम का खर्चा है, दैट इज़ इर्रेलेवेंट। जी बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो बेसिकली अ, उस एग्ज़ाम्पल में यही आपको बता रहा था कि आपके डिसीज़न की वज़ह से वो रूम का खर्चा नहीं पड़ेगा, वो रूम का खर्चा आप ऑलरेडी दे रहे हैं। अच्छा, ये जो बातें थी ना, एग्ज़ाम्पल थी, ये बहुत ही सिंपल बेसिक एग्ज़ाम्पल थी आपको सिर्फ़ समझाने के लिए। तो आपको शायद ये लग रहा हो कि यार ये क्या बात है, ये तो हमें पता है। तो ये आपको बेसिक एक आइडिया होगा रेलेवेंट कॉस्ट का। कंपनीज़ के अंदर जब आप ये एक्चुअली डिसीजंस लेने जाते हैं, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं। वहाँ पे रेलेवेंट और इर्रेलेवेंट के दरमियान डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है।
कंपैरेटिवली मुश्किल भी हो जाता है और ज़्यादा कॉस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स आ जाती हैं आपको, उनको ट्रेस करना भी आपके लिए चैलेंज बन जाता है। ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं तो हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। और फिर वहाँ पे अमाउंट्स, बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट्स होती हैं, उनकी कैलकुलेशन बड़ी एक आपके लिए वो चीज़ है, चैलेंजिंग टास्क है अगेन। तो ये आपकी जो एग्जांपल अभी हमने की है तो बड़ी बेसिक एग्जांपल्स थी आपको समझाने के लिए। और अभी तक आपने क्या समझा कि रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपके उस डिसीजन की वजह से पड़ेगी, वरना ना पड़ती शायद आप, वरना वो कॉस्ट हमें इनकर नहीं होगी। अच्छा, यहाँ से हमें ना रेलेवेंट कॉस्ट का एक क्राइटेरिया मिल जाता है। रेलेवेंट कॉस्ट should have two of these characteristics, यानी both of these characteristics। और वो क्या characteristics हैं कि एक तो ये फ्यूचर में होनी चाहिए, यानी पास्ट कॉस्ट्स आर इररेलेवेंट, एक फ्यूचर में होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये इंक्रीज करनी चाहिए आपके डिसीजन की वजह से, दूसरा ये कि आपके डिसीजन की वजह से इंक्रीज करनी चाहिए, यानी फिक्स नहीं रहनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये दूसरा आपका क्राइटेरिया बन गया। तो हर वो कॉस्ट जो कि फ्यूचरिस्टिक है और इंक्रीज करेगी ड्यू टू योर डिसीजन इज रेलेवेंट कॉस्ट। तो यानी कौन सी कॉस्ट फिर हम निकाल दें इसमें से, बेटा वो कॉस्ट जो कि पास्ट में इनकर हो चुकी हैं, जिनको आप संक या हिस्टोरिक कॉस्ट कहते हैं। देखें जी, संक या हिस्टोरिक कॉस्ट, ये आपके सामने इररेलेवेंट कॉस्ट के आगे दिखा रहा है नीचे संक एंड हिस्टोरिक। संक हिस्टोरिक कॉस्ट आर इररेलेवेंट, जो आप पास्ट में बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन, बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट दैट डिसीजन आप इनकर कर चुके हैं, वो कॉस्ट आपको नहीं इंक्लूड करनी अपनी कैलकुलेशन में। फिर कौन सी वाली इंक्लूड करनी है, जो फ्यूचरिस्टिक है। इसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट, जिस तरह भी बात की, जो कि आपके डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होगी, आपको पड़ रही है ऑलरेडी, लेकिन आपके डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होगी। जिस तरह हमने रूम की बात की, रूम का रेंट तो आप दे रहे हैं, आप उसमें क्लास लें या ना लें, तीसरे रूम का रेंट तो आप दे रहे हैं। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ऊपर वाला बल्कि ये सारे का सारा 15,000 फिक्स कॉस्ट है जो ऑलरेडी आप दे रहे हैं। 5,000 रुपये अभी आप दे रहे थे ऑलरेडी, ये फिक्स्ड एलिमेंट था, ये नहीं आपको इंक्लूड करना अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। कौन सा इंक्लूड करना है, वेरिएबल। तमाम वेरिएबल कॉस्ट्स रेलेवेंट कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कहते ही उस कॉस्ट को है जो आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से चेंज होती है, उसको आप वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो याद रखिए, फिक्स्ड और हिस्टोरिक आर इररेलेवेंट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट। फिर एक कॉस्ट आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये थोड़ा टेक्निकल वो टर्म है ये, और ये आई होप आपने फोर्थ सेमेस्टर में ये पढ़ा होगा जब टाइप्स ऑफ कॉस्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बता रहे थे। मैं तो एटलीस्ट ये बता देता हूँ, तो आपने मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र सुना होगा, या समझा देता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो बेटा आपको फॉर एग्जांपल दो जॉब्स की ऑफर हो रही है, ए जॉब और बी जॉब, ठीक है। ए जॉब में आपको सैलरी मिल रही है 60,000 और बी जॉब में आपको सैलरी मिल रही है 40,000। अब फैसला करना है कि आपको आपकी कौन सी जॉब बेहतर है। तो राइट अवे यू विल से दैट ए जॉब इज अ बेटर जॉब, ठीक है, बी जॉब से बेहतर है ए जॉब, क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कितना आपको बेनिफिट है, तो आप या कितने पैसे आपको मिलेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 60,000 मिल रहा है, आप ये हरगिज नहीं कहेंगे कि मुझे 60,000 मिल रहा है ए में, तो इसीलिए मैं वो जॉब कर रहा हूँ। आप कहेंगे दैट आई एम रिसीविंग 20,000 मोर, आई एम रिसीविंग 20,000 मोर।
मुझे 20,000 ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए मैं ए जॉब को प्रेफर कर रहा हूँ। अब ये 20,000 आपकी जो बेनिफिट की कैलकुलेशन है वो आपने किस तरह निकाली कि 60,000 इज माय एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, रेलेवेंट रेवेन्यू, जो कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मुझे मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ, अच्छा ये ना आपके ज़हन में है बात, मैं इसको सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ एक फॉर्मली भी हम करते हैं कंपनीज के अंदर, और ये तो बेसिक एग्जांपल है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अगेन मैं बताऊंगा, हम न्यूमेरिकल कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बताता चलूं कि कंपनीज में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ये बात हो जाती है। तो आपने क्या किया, आपने इस 40,000 को कंसिडर किया कि यार 40,000 मुझे मिल रहा था बी जॉब में, तो मुझे तो बेसिकली 20,000 ज्यादा मिल रहा है और ये मेरे लिए रेलिवेंट है। तो आपके लिए जो रेलिवेंट अमाउंट है दैट इज 20,000। इसने आपका डिसीजन चेंज किया। वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से या आपका डिसीजन उसकी वजह से इफेक्ट हो, वो रेलिवेंट कॉस्ट कहलाती है। तो बेसिकली दिस 20,000 इज द रेलिवेंट रेवेन्यू एडिशनल इनकम। ठीक है, तो इसके लिए जो 40,000 था ये आपने कंसिडर किया, और आपने इस 40,000 को जो कंसिडर किया, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Opportunity cost is the cost that we need to sacrifice in order to attain a benefit or revenue etc. तो ऐसी कॉस्ट जो आपने सेक्रीफाइस की थी अपने डिसीजन की वजह से, या ऐसा रेवेन्यू जो आपने सेक्रीफाइस किया अपने डिसीजन की वजह से, बेसिकली कॉस्ट नहीं बेनिफिट ही है, एक ऐसा बेनिफिट जो आपने अपने डिसीजन की वजह से सेक्रीफाइस किया, उसको कहेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस तरह अगर आप अकेडमी खोल रहे थे, तो आपको अकेडमी में टोटल कमाई आनी थी फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये महीना, तो 50,000 रुपये महीना आपको, साथ ही साथ एक जॉब भी मिल रही थी 30,000 पे। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तो अकेडमी से 50,000 कमा रहा हूँ, आप उस 30,000 को जो आप एक जॉब करके कमा सकते थे, उसको लेंगे एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच इज द कॉस्ट दैट हैज टू बी incurred by sacrificing for your decision। और आप अगर एकेडमी खोलने का डिसीजन ले रहे हैं, तो आप वो 30,000 की सैलरी जो है जॉब की वो छोड़ रहे हैं। तो इस 30,000 को छोड़ नहीं देना फॉर ग्रांटेड, इसको आपने अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाना है, कैलकुलेशंस का पार्ट बनाना है कि 30,000 मुझे ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है ड्यू टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद रखें, वो रेवेन्यू, वो बेनिफिट होता है जो आप अपने डिसीजन की वजह से सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है जी, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और कंपनीज क्या करती हैं बेटा, देखें कंपनीज में मैं आपको ना बताता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह आती है। देखिए आपने एक डिसाइड किया कि मैंने एक अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब आपके पास एक्सपेंशन की दो ऑप्शंस थी, आप या तो एक्सपैंड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप एक्सपैंड करेंगे आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट भी मिलेंगी, तो आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या हमारी जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज्यादा है। साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं कि अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो मुझे एक पुराना प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा जिससे मुझे इतना रेवेन्यू मिलता है। तो जब आप कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो आपने उसको पार्ट ऑफ कॉस्ट बनाना है कि अगर मेरा उस एक्सपेंशन की वजह से एक प्रोडक्ट खत्म हो रहा है या थोड़ा रेवेन्यू इफेक्ट हो रहा है, तो मुझे उसको एज अ कॉस्ट उसका पार्ट बनाना है। ठीक है, तो ये इस तरह कंपनीज के अंदर जो एग्जांपल्स है थोड़ी कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं। और खास तौर पे अगर आपने 2-3 के दरमियान चूज करना है, तो एक से जो फायदा है वो दूसरे के अंदर एज अ नुकसान भी आप ट्रीट करेंगे कि मैंने इसकी वजह से ये फायदा छोड़ा भी है। तो ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितनी मुझे लग रही है कि मैं तो बहुत पैसे कमा रहा हूँ या उस जॉब में 60,000 कमाऊंगा, मैं 60 नहीं, मैं 20 एक्स्ट्रा कमाऊंगा। ये 20 आपका डिसीजन चेंज करना चाहिए। अच्छा जी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट होती है। ये अक्सर ऐसी कॉस्ट है जो कि हम डिसीजन करते वक्त छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर कंट्रोलेबल कॉस्ट आर रेलिवेंट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर इररेलेवेंट। फॉर एग्जांपल, आपको अगर वो देना है कोई
एक्साइज ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस एटसेट्रा देनी है, तो वो तो बेटा आपकी वो सॉरी वो कंट्रोलेबल है, क्योंकि अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो ठीक है, वरना आपको ये कॉस्ट नहीं पड़ेगी। यानी वो कॉस्ट जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको अपने, यानी सिंपली ये जो हमने बात ऑलरेडी कर ली हुई है, उसी को मैं ये हमने पॉइंट के अंदर लिखा है कि दैट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। एवरी कॉस्ट इज कंट्रोलेबल दैट इज ड्यू टू योर डिसीजन। तो वो तमाम कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से हैं वो कंट्रोलेबल है, और आप जो आपके डिसीजन के साथ अटैच नहीं है वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। ठीक है, यानी जिस तरह रूम की जो कॉस्ट थी, एक्स्ट्रा रूम की कॉस्ट, अगर तो आपने एक रूम बाकी में लेना था और आप उसको ना अगर डिसीजन लेते तो वो आपके कंट्रोल में, मतलब वो रूम की कॉस्ट, ये मतलब नहीं है कि वो 5 का आप 4 बना सकते हैं, 4 का 3 बना सकते हैं, बेसिकली जो आपके डिसीजन की वजह से कॉस्ट पड़ेगी। बट इफ दैट कॉस्ट इज फिक्स्ड, वो आपकी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बन गई थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमने सामने एग्जांपल्स ली हैं, या ये जो हमने क्राइटेरियाज लिखे हैं, तो ये जो सारी एग्जांपल्स और क्राइटेरियाज को मिला के अगर मैं समराइज करूं रेलेवेंट कॉस्ट को, तो याद रखिएगा, रेलेवेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट that should be considered in the decision making. Irrelevant costs are the costs that should not be considered in decision making. Which cost is relevant? The criteria is that it should be future cost, future में इनकर होनी है, और दूसरा ये इंक्रीज करनी चाहिए आपके डिसीजन की वजह से। अगर डिक्रीज कर रही है तो वो तो फिर आपकी कॉस्ट नहीं है, वो रेवेन्यू के सूरत में आ जाएगा, बट दैट इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट, और इट शुड इंक्रीज विद योर डिसीजन। जिससे हमने इनकी एग्जांपल्स अगर ली तो वो देखिए वो एग्जांपल्स इन्हीं क्राइटेरिया में फिट आती हैं। ऑल वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट, ये रेलेवेंट कॉस्ट्स हैं। ऑल हिस्टोरिक कॉस्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट्स एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ये इररेलेवेंट कॉस्ट। चलिए अब आपके सवाल इकट्ठे हुए हैं वो देखता हूँ, ये अटेंडेंसेस हैं। ये जो लोग अब आए हैं ना, और जिन्होंने अब आके ये अटेंडेंस लगाई है, तो इनकी अटेंडेंस मैंने नहीं मार्क की, सॉरी। ये चालाकी जो है ना, वो आप लोगों ने, ये मैंने बहुत सी इस तरह की निकाली है अटेंडेंसेस, जो आपस की बात है, आप लोग जो चालाकियां मारते हैं, बाद में आ जाते हैं एंड पे, और वो प्रेजेंट लिख के आप समझते हैं कि जी अब मार्क हो गया प्रेजेंट, ऐसी बात नहीं है, सॉरी। ये आपकी अटेंडेंस का कोई फायदा नहीं है, इतनी लेट, यू आर लेट इन द क्लास, ठीक है। जैसे अगर आप लेट आए तो मैं अटेंडेंस ना लगाऊं कभी भी, इसी तरह आप लेट आए हैं जी क्लास में। अच्छा, तो ये थी बेटा आपके सामने कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें। अब मैं आपके साथ ना एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, और ये वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हैं। ये आपने ना समझनी है, ये दो वीडियोस हैं, एक एग्जांपल्स वाली है और एक वैसे है। ये दो वीडियोस आपने गौर से देखनी है, और इनके अंदर एग्जांपल्स तलाश करने हैं, वैल्यूज के साथ भी एग्जांपल्स होंगे, तो एक जनरल सी डिस्कशन है ये। और ये आप, आई प्रीटी मच बिलीव के दीज बी हेल्पफुल। और चलें ये पहले वीडियो देखें। Business decisions, there are relevant and irrelevant factors that can affect the decision outcome. It is important to identify and organize these factors prior to making a decision in order to achieve the most desirable outcome. Before looking over a real-life example, let's cover a few definitions. Relevant costs are defined as those that occur in the future and differ between decision alternatives. These costs should be considered as they have yet to be incurred. Irrelevant costs are defined as those that will not influence the decision, either because they have already been incurred or because they do not differ between the decision alternatives. It would not benefit the decision maker to consider these costs, as they have either already happened in the past or would be incurred regardless of which alternative was decided upon. Sunk costs are those that have been incurred at some point in the past. These costs are irrelevant, as they will have remained incurred regardless of the final decision between the two alternatives. To illustrate, suppose you were deciding between taking a part-time job at a school and taking a full-time position at a retail store.
Let's first consider the relevant costs associated with these two alternatives. The first relevant factor would be how far the two different jobs are from your home. If the school location of the part-time job is closer to you than the location of the retail full-time job, this would be considered a relevant cost. It would take you more time to get to work and return home each day if you chose to take the full-time job, making this factor one that differs between the two choices. Another relevant cost would be the received pay. If the full-time job pays you $25 an hour, while the part-time job pays you $10.50 an hour, this significant pay difference would impact your decision. The two different pay choices between the two alternatives are relevant, as you would be paid more taking the full-time position. Gasoline used in your vehicle would also be a relevant factor. Taking the job that is closer to home would mean filling up your tank less frequently, saving you a large chunk of money. Alternatively, the job that's further away would cost you more in gas. Irrelevant costs associated with this decision would include utilities to be paid for your home. Regardless of which job you take, you will still have to pay your utilities. You are not relocating as a result of taking either position, so this cost would be considered irrelevant as it does not differ between the two options. Clothing to be purchased for your upcoming employment would also be considered an irrelevant cost. Each job will result in the eventual purchase of work-appropriate clothing, so this cost would not be considered a relevant factor, as it would have to be incurred regardless of your decision. Rent to be paid for your home is another example of an irrelevant cost. Because you will not be moving as a result of either position, this factor is unchanging between the two decision alternatives and should have no impact on the decision-making process. Sunk costs would include the past purchase of your vehicle. This cost will have been incurred regardless of the decision outcome. Since it is not a future cost, it should not be considered alongside relevant factors. Another example of a sunk cost would be the purchase of your computer. Even if there is a possibility of you using the computer for work, it was still purchased in the past with no relation to either of the two decision alternatives. In conclusion, in order for the cost to be relevant, it must occur in the future and differ between the alternatives. Irrelevant costs do not differ between alternatives or have been incurred in the past. Finally, sunk costs are those that were incurred in the past, making them irrelevant to the decision-making process. Thanks for watching, and may all your business decisions result in the best outcome. Happy decision-making! चलें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। देखें, तकरीबन वही बातें थी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो उसको हमने दोबारा उन वीडियोस को एक दफ़ा रिकैप कर लिया, रिविज़िट कर लिया। एक वीडियो जो है वो थोड़ी ना मुश्किल इन अ सेंस तो नहीं, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहती है। तो ये आपको अब समझ लगेगी कि एक्चुअली रेलेवेंट कॉस्टिंग कंपनीज़ में यूज़ कहाँ पे होती है। ठीक है? ये तो जनरल सा ओवरव्यू एक था, जो हमने बात की। और ये अब आप देखिएगा, ये एग्ज़ाम्पल्स जो है ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो ये ज़रा गौर से सुनिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। When you're trying to compare costs between multiple alternatives, such as whether you drive a car or take a train from St. Louis to Chicago to visit your family for the holidays, you only want to look at relevant costs. And by relevant costs, I mean costs that differ based on the alternative that's chosen, right? So you want to ignore things like sunk costs or costs that are the same regardless of whether you drive a car or take a train. Now, it's going to be a little bit easier for me to just kind of explain by way of example. So let's just pretend that we're living in St. Louis and we're deciding, do we want to go to Chicago for the holidays? Do we want to take a car or train? And let's go ahead and look at the cost. So let's say if you take a car, you look at it and you say, based on my car's gas mileage and so forth, I think it would cost me round trip about $80, right? $80 in gasoline to take a car round trip from St. Louis to Chicago. And then you say, okay, well, what is the car insurance, right? So I've got some car insurance costs here.
But wait a minute, before you go and say, oh, well, I pay X amount per month and try and allocate this to the cost of the trip, remember something. You're going to pay this car insurance whether or not you take the train or the car, right? You've already paid for the car insurance. So it's going to be the same. It's going to be the same cost whether you drive a car or take a train. So we're going to ignore. We're not even going to put a cost here for car insurance. We don't even want to think about that, right? So now, in terms of, you could also say hypothetically, if you drive, you're more likely to get in an accident. Your car insurance premiums might go up later, but let's not get into that level of complexity. So let's say that now we consider our St. Louis parking fee. Let's say currently at your home in St. Louis, you have the car housed in a garage and that costs you $20 a month or something like that. Well, we don't want to think about that either, right? Because if you are housing your car in a garage in St. Louis, you will continue to incur that fee whether or not you take a train or drive your car from St. Louis to Chicago, right? So this parking fee, your normal parking fee, that isn't going to affect anything. So we're going to ignore it because it doesn't differ between whether or not you drive a car or take the train. You still incur that fee on that parking garage back home in St. Louis. Now, in terms of car maintenance, we could think that, hey, if you take this trip, let's say you're putting 550 miles or whatever round trip on your vehicle, now that's going to increase the number. It's going to be more quickly that you have to get an oil change or the car might break down. So you could somehow come up and say, okay, I'm going to allocate, I don't know, 10 cents a mile or something like that. Or you might decide that, hey, based on how much I'm driving, I'm going to increase the amount of maintenance and repairs maybe by $50, right? Now, if you take the train, you avoid that cost, right? You don't have to worry about the incremental car maintenance if you don't drive the car. And so because that differs among these alternatives here, we're going to record that as part of the cost of taking the car. Okay. Now, also, you could have a decline in the fair market value of your car for having put an extra 550, 600, 650 miles on the car, right? As the car gets more and more miles on it, then it's going to be worth less if you were to go and sell it later. So let's just say for the amount additional mileage that you put on this, let's say it's $20 you estimate, you come up with, 2 cents a mile or something, I don't know. So now we're not talking about depreciation there, right? We're not talking about accounting depreciation, of course, right? We're just a person here looking at the fair market value of the car and saying, hey, if we put more miles on it, the car will be worth less when we go to sell it. So in any event, now we can get to, what if when we get to Chicago, we have to pay a parking fee there? Well, that's different than the St. Louis parking fee, right? St. Louis is just, we live in St. Louis, we have a parking garage there, we already incurred that cost no matter what, so we ignore it. But Chicago, we don't live there, we don't have a parking garage there, we're only going to incur this parking fee if we decide to drive to Chicago. If we take the train, we do not have that cost. So now what we do is we say, okay, well, what is going to be the cost of this parking fee? And let's just say that we think that we'll end up spending $40 on parking fees if we go to Chicago. So because we would avoid that cost if we take the train, we record it here, okay? Now, if we were to take the train itself instead of just buying a ticket for the train, let's say that we with Amtrak, we could get a round trip ticket for, let's say, $75, right? So $75, I'll put that over here. That's the cost of the train. So now we can go and we can subtotal these. We can subtotal these, and we can say, okay, the cost of the train is going to be $75. And you might come in and say, look, there's some benefit to me riding the train, and I can do my homework while I'm on the train, and I can't do that if I'm driving a car. Well, if you can somehow estimate that value or something, I mean, that's something you're going to account for too. But I'm just going to stick with the basics for right now. So here are our costs for the car. We've got the $80 plus 50 is $130, plus 20 is $150, plus 40 is $190. So we have $190 of taking the car. So that's the car, and then we've got the train. So now if you look, it's actually a lot better deal for us to take the train, right? Because we're avoiding the parking fees, we're avoiding having to do the maintenance and so forth. But really the important point is this. Any costs that are sunk, that we've already paid and that we can't get back, any sunk costs, we're always going to ignore,
right? They're irrelevant. We do not think about, that's when we say relevant costs. When we say we do not consider, oh, well, I paid this amount in the past or whatever, that's done with. We only look at what are the costs that differ based on whether we take a car, whether we take a train, right? If we drive, we will incur more car maintenance. The fair market value of the car will decline a bit. We'll have some parking fees in Chicago. We'll pay some gas, but if we take the train, we'll have the ticket, right? But the car insurance, we're going to pay our car insurance premium is going to be the same whether or not we take this car to Chicago, right? So in our St. Louis parking garage or anything associated with our car here in St. Louis, that is going to be the same whether or not. So we don't want to factor that in because that's going to mess with our comparison of these costs. We only want to focus on the costs that are relevant, which are the ones that differ based on whether or not we drive a car or take the train. जी बेटा, चले ये वो वाली वीडियो नहीं थी जो कंपनीज वाली थी, लेकिन चले अच्छी बात है क्योंकि हमने उस तरह से न्यूमेरिकल करने नहीं है डिटेल में, वो फिर आप मजीद कंफ्यूज होना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेलेवेंट कॉस्टिंग और मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक इतना काफ़ी है रेलेवेंट कॉस्टिंग का और आज की क्लास जो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। देखिए ना, वैसे मैं आपको बता दूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेक और बाय डिसीजन, ठीक है? ये एक पूरा एक सेक्शन है उसका रेलेवेंट कॉस्टिंग का और इसी तरह ये देखें डिसाइडिंग वेदर टू ड्रॉप अ प्रोडक्ट लाइन, वही एक प्रोडक्ट खत्म करना है या नहीं, संक कॉस्ट, ये बड़ा ही वास्ट टॉपिक है और ये सिर्फ इसी के ऊपर जो है ना इसी एक पर्टिकुलर चैनल की तरफ से कोई 10-12 वीडियोस हैं। तो ये इतना मेरा ख्याल है अब हमारे लिए काफ़ी था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वैसे ही आप ना पढ़ने के लिए ये वीडियोस समझने के लिए देख लीजिएगा रेलेवेंट कॉस्टिंग की, मेक और बाय डिसीजन, शट डाउन डिसीजंस, शट अप कह रहा हूँ, शट डाउन डिसीजंस और इस तरह के प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, तो इस तरह की जो है ना ये वीडियो इसी चैनल की आप देख लीजिएगा। ये अच्छा चैनल है वैसे। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेलेवेंट कॉस्टिंग। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो आप अभी पूछ सकते हैं जी मेरे से। सो द क्लास इज ओपन फॉर क्वेश्चन।